हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्रेप एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ खास जिसकी जरूरत आप सारे स्टूडेंट्स को होती है, और वो है कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड होती है, उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि हम एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए किस तरह से एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं, जिससे कि आपका एफर्ट्स कम हो और उसका जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालना चाहते हैं तो कमेंट भी जरूर डालें, अपने वैल्यूएबल सजेशंस को डालें। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है एक अच्छा टाइम टेबल ड्रॉ करें जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है टाइम के इंपॉर्टेंस को इतना ज्यादा नहीं समझते। उनका टाइम यूं खराब होता रहता है बट वो उसकी चिंता नहीं करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टेबल जो आपको बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले जो है आप टाइम के इंपॉर्टेंस को समझें। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। आप टाइम के इंपॉर्टेंस को समझें कि टाइम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप टाइम को यूं फालतू अगर बर्बाद कर रहे हैं, गंवा रहे हैं, तो प्लीज आप इससे बचिए, क्योंकि कहा भी गया है कि दुनिया में अगर सबसे कोई आसान काम है तो वो है टाइम को बर्बाद करना। क्यों? क्योंकि इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, और जब करना नहीं पड़ता है तो जो स्टूडेंट्स हों या और भी लोग हों तो उनको इसमें कुछ लगता नहीं है। तो टाइम को प्लीज बर्बाद ना करें। सबसे पहला लेसन मैं आपको यही कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि टाइम जो आप समझ रहे होंगे कि जो एक बार बीत गया वो वापस नहीं आना है, तो मैक्सिमम आप उससे आउटपुट लेने की कोशिश करें कि जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा कर सकें। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक अच्छा टाइम टेबल ड्रॉ कर लें जिससे कि हम कम मेहनत में भी अच्छा मार्क्स ला सकें। तो देखिए, टाइम टेबल ड्रॉ जो करेंगे तो अक्सर क्या होता है, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो 10th के हों या 12th के हों, तो उन्हें 5 या फिर 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास कोई टाइम टेबल नहीं होता, तो जब मर्जी जो सब्जेक्ट उठाना हो वो उठा लेते हैं और फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ऐसा लगता है कि शायद वो पूरा ही दिन इंगेज हों, पढ़ाई कर रहे हों, लेकिन इसका रिजल्ट जो है, इसका जो आउटपुट है, इतना ज्यादा नहीं मिलता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। तो आप क्या करें, अगर आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आप उसको जो है 3-3 सब्जेक्ट्स या 3-2 के रेशियो में आप जो है उनको डिवाइड कर लें, और हर एक सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू करें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, स्टूडेंट्स कोई खास सब्जेक्ट निकालते हैं और कई दिनों तक उसी को पढ़ते रहते हैं, फिर उसको बंद करके दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं। तो आप प्लीज ऐसा ना करें। कोशिश आप ये करें कि हर एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ना अगर मुश्किल हो रहा है तो आप ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब सपोज कीजिए आपने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और फिर आप इसको टीटीएस यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इसमें आप उसको डिवाइड कर लें, और 3 सब्जेक्ट्स को आप एमडब्ल्यूएफ में लें, और आपके जो बाकी 2 या फिर 3 सब्जेक्ट्स रह गए हैं तो आप उनको फिर टीटीएस के अंदर यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के रूप में आप उसको रखें। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है आप ऑल्टरनेट ढंग से पढ़ रहे होंगे, जिससे क्या होता है कि आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा सब्जेक्ट पीछे चल रहा है, कौन सा आगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो है एक बैलेंस बना रहता है और हर एक सब्जेक्ट की जो है प्रिपरेशन जो है आसानी से चल रही होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड कीजिए, और आप अपने अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने आप रख लीजिए कि आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में क्या पढ़ना है, या फिर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के अंदर क्या पढ़ना है। तो अगर इस तरह से बैलेंस करके आप अपने 5 या 6 सब्जेक्ट्स को रोटेट करके अगर आप पढ़ते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आपका पीछे नहीं रहेगा, यानी कि आपके माइंड के ऊपर कोई प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा। आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आपके सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन जो है चल रही है। अब यहां पर देखिए, जब आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर आप टाइम भी फिक्स करें कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कब पढ़ना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इस टाइम टेबल को ड्रॉ करके पढ़ते हैं
तो आप देखेंगे कि आपके माइंड पे कोई प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा और बड़ी आसानी से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और यकीनन आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। तो सब्जेक्ट को डिवाइड करके आप पढ़ें। अब देखिए, सब्जेक्ट्स को जब डिवाइड किया जाएगा तो वहां पर आपका फोकस होना चाहिए कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल है, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आप ज्यादा टाइम दें। होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट ज्यादा बन पाता है उसको बार बार पलटते हैं और बार बार पढ़ते हैं, तो जाहिर है वो उसकी जो प्रिपरेशन होती है अच्छी हो जाती है। लेकिन जो उनको डिफिकल्ट लगता है, जिसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं, तो उसको टालते जाते हैं। चलो आज रहने दो, कल कर लेंगे, कल रहने दो, उसके बाद कर लेंगे। तो इस तरह से उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट दिखता है, तो मैं तो कहूंगा कि उसकी प्रिपरेशन आप पहले कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपके माइंड के ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो हट चुका होता है। फिर जो लेस डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, आप उसको पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से आप उसको लर्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपका माइंड जो है बिल्कुल फ्री होता है। आपको लगता है कि मैंने जब डिफिकल्ट टॉपिक कर लिया तो इसमें क्या है। तो यही जो चीजें हैं वो आपको प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मदद करती है। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो भी हैं उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। उसके रिवीजन के लिए भी आप थोड़ा सा आप उसको ज्यादा रिवाइज करें, तो आप देखेंगे, यकीन माने कि वो सब्जेक्ट जो होगा कुछ दिनों के बाद ही वो इजी वन हो जाएगा, वो एक इजी सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा और आपकी प्रिपरेशन काफी आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट चीज जो आपको देखना है वो है कि आपका जो वीकेंड है, खास करके संडे का जो दिन है, उसमें जो है आप इस टाइम टेबल को फॉलो ना करें। उसको आप जो है रिवीजन के लिए बचा करके रखें। आपने जो कुछ भी वीक डेज में पढ़ा है उनकी सारी रिवीजन जो है आप वीकेंड में करें। हो सकता है आप अपनी सुविधा के अनुसार वीकेंड के लिए आप सैटरडे और संडे का भी टाइम ले सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ संडे का भी रखें तो भी चलेगा। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे वीक के अंदर जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी प्रॉपर रिवीजन संडे तक हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, सिर्फ आप लर्निंग पार्ट करते जाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन के लिए टाइम बचाएं और ये ना सोचें कि एग्जाम के डेज में भी रिवाइज कर लूंगा तो उससे काम होगा। तो ये गलती ना करें, वीकेंड को रखिए रिवीजन के लिए। नेक्स्ट चीज जो आपको देखना है कि जो दो सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ेंगे, जो आपकी सीटिंग होगी, सपोज कीजिए आपने 4 to 6 की सीटिंग की, तो उसके ठीक बाद जो है फिर 6 to 8 की सीटिंग ना रखें। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भी टाइम बर्बाद हो जाएगा अगर कुछ गैप हमने रखा, तो चलो जैसे ही 4 to 6 एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा तो फिर 6 to 8 में दूसरा ले लें। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। क्यों? क्योंकि वो आपको लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं वहां टाइम काफी वेस्ट हो रहा है। कैसे? वो देखिए, दरअसल क्या होता है, जब आप मान लीजिए कि 2 आवर्स की सीटिंग देते हैं तो 2 आवर्स होते होते आपका माइंड जो है थक चुका होता है। लेकिन जो कि एग्जाम का प्रेशर होता है तो आप टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, फिर बैठ जाते हैं तुरंत बाद दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के। तो क्या होता है कि उसमें सही तरीके से आपका माइंड काम नहीं करता है। जो लर्निंग 1 घंटा में होना चाहिए, हो सकता है उसके लिए आपको कई घंटे लग जाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक सीटिंग दें, जैसे कि 2 आवर्स की आपने सीटिंग दी, तो फिर आप उसमें कुछ गैप रखें। वो गैप आप अपने नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वो 15 मिनट्स का भी गैप हो सकता है, हाफ एन आवर का भी हो सकता है। मतलब बहुत लंबा भी गैप नहीं रखना है जिससे कि आपका मन ही भटक जाए पढ़ाई की तरफ से। आप 10 मिनट का गैप रख सकते हैं, 15 मिनट का रख सकते हैं, और मैक्सिमम चाहें तो हाफ एन आवर की, उससे ज्यादा का गैप ना रखें। और ये जो आपका टाइम होता है जो गैप के अंदर आता है, तो इसमें अपने आप को थोड़ा सा आप कंफर्ट करें, अपने माइंड को रिलैक्स मोड में रखें। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ाई से उठा फिर हम कुछ और टेंशन लेकर के चल रहे होते हैं तो माइंड उसमें भी थकता है। तो फिर आप दूसरी सीटिंग जो देना चाहेंगे तो उसका आउटपुट जो है, जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी जो भी गैप आप छोटा सा डालना है, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का, तो उसमें अपने आप को, मैं तो कहूंगा स्टडी रूम से आप बाहर निकल जाएं और अपने आप को रिलैक्स होने दें। तो रिलैक्स जब आपका माइंड होता है और फिर आप जब बैठते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से
आप जो है अगले सब्जेक्ट की भी पढ़ाई जो है कर सकते हैं, उनकी लर्निंग भी बड़ी आसानी से होगी। लेकिन रिलैक्स लेना जरूरी है। जैसे हम लगातार दौड़ नहीं सकते, लगातार चल नहीं सकते, कुछ रिलैक्स लेना पड़ता है, बीच में हमें थोड़ा सा बॉडी को कंफर्ट रखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से ब्रेन को भी कंफर्ट रखना जरूरी है। फिर देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो होता है कि लेट नाइट स्टडी की जाए या फिर अर्ली मॉर्निंग स्टडी। ये भी अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर क्या किया जाए, रात में जगा जाए या फिर सुबह उठ के पढ़ा जाए। तो देखिए, जहां तक मेडिकल साइंस की बात है तो मेडिकल साइंस में यही कहा गया है कि आप रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स मोड में होता है और उस समय अगर आप मुश्किल चीजों को भी अगर याद करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो चीजें बड़ी आसानी से आप लर्न कर पाते हैं। तो मेरा भी सजेशन यही होगा कि कोशिश करें कि रात में जल्दी अगर सो जाएं और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, हो सकता है वो 4 बजे सुबह का टाइम हो सकता है, 5 बजे, 6 बजे, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप रात में कब सोए हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि सर रात में जल्दी सोने के बाद भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो देखिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्टडी सुबह नहीं हो पाएगी, चाहे कोई और भी रीजन रहा हो, तो उस केस में जाहिर है आपको लेट नाइट स्टडी अगर करने का है तो आप लेट नाइट ही कीजिए। लेकिन चूंकि स्टडी जो है करनी है तो जो आपको सूट करे लेट नाइट, तो लेट नाइट आप पढ़िए। लेकिन अच्छा यही होगा कि अगर सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करें तो यकीनन आपके रिजल्ट काफी अच्छे होंगे। फिर क्या है कि स्टार्ट विद इजी टाइम टेबल। गौर कीजिए, जब स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि आप कुछ ऐसे ना पढ़ते रहें कि जब जो मर्जी हो उठाया और पढ़ लिया, फिर जब मर्जी हुआ बंद कर दिया, तो देखिए इसमें काम जो है सही तरीके से नहीं होगा, आपका माइंड परेशान ज्यादा होगा, काम कम होगा। तो उसके लिए ऑप्शन तो यही है कि आप जो है टाइम टेबल ड्रॉ करें। तो जब आप टाइम टेबल ड्रॉ करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होकर के एक बड़ा ही हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि जी मैं तो 8 घंटे पढ़ूंगा, मुझे तो 10 घंटे पढ़ने हैं। तो देखिए, इस तरह के टाइम टेबल को स्टार्टिंग में ड्रॉ करना वो आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसमें आकर के आप एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ड्रॉ तो कर लेंगे, बन तो जाएगा, क्योंकि बनाने में क्या है, उसको तो आप पेपर वर्क पे फटाफट आप बना लेंगे, हाँ इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे ये पढ़ना है, लेकिन उसका फॉलो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने चूंकि टाइम टेबल से अगर नहीं पढ़ा था, अब अगर आप टाइम टेबल और वो भी स्ट्रिक्ट बनाएंगे तो पहली बात तो यह है कि उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, या अगर फॉलो होगा भी तो हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, उसमें आप देखेंगे फिर आप अपने जो है स्टार्टिंग मोड पे आ जाते हैं। पहले जिस तरह से, जिस स्टाइल से आप पढ़ रहे थे उसी से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्टार्टिंग में टाइम टेबल ड्रॉ करते हैं तो आपका टाइम टेबल जो है इजी होना चाहिए। इजी, इतना इजी होना चाहिए, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि मुझे 5 घंटे डेली पढ़ना है, तो आप 5 घंटे का नहीं 4 घंटे का ही टाइम टेबल बनाए कि मुझे इस समय जो है ये सब्जेक्ट जो है इस तरह से पढ़ना है। क्योंकि जब आप इजी टाइम टेबल से स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो उसको फॉलो करना बड़ा आसान होता है, और जब आप फॉलो हो जाएगा और उसको आपने मान लीजिए 1 हफ्ता या फिर 10 दिन के आसपास अगर आपने इस तरह से सिस्टमैटिकली अगर आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया है तो आप खुद, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद उसमें जो है टाइम को ऐड करते चले जाएंगे। और चूंकि आपको जब दिखेगा कि भाई 4 आवर्स में हमने इतना कुछ कर लिया, तो आपको खुद लगेगा कि 5 घंटे का बनाते हैं, 6 का बनाते हैं, 7 का बनाते हैं। तो स्टार्टिंग जब भी आप करें तो आपका टाइम टेबल इजी होना चाहिए, एक मुश्किल, एक टफ टाइम टेबल बिल्कुल ना बनाए। क्यों? क्योंकि वो बना सकते हैं लेकिन उसको फॉलो करना जो है एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो होता क्या है कि बच्चे छोड़ देते हैं, तो जब छोड़ देते हैं तो ऐसे टाइम टेबल बनाने का तो फिर फायदा ही नहीं है। तो बेटर ये है कि हम तो पहले वाले मोड के अकॉर्डिंग ही पढ़ते रहें। तो स्टार्ट कीजिए इजी टाइम टेबल से, और जैसे जैसे आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे कि मुझे इतना तो पढ़ ही रहा हूं, इससे और आगे बढ़ना है, तो उसमें आप
अपने हिसाब से और को ऐड करते जाइए और फिर उसको आप 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आप बढ़ा सकते हैं और अच्छी तैयारी हो सकती है। नेक्स्ट जो चीज है वो है रेगुलरिटी। देखिए मैंने अभी कहा कि बच्चे जोश में आकर के कर तो लेते हैं, स्टार्टिंग हो जाती है तो होता क्या है 2 दिन 4 दिन हफ्ता ऐसा कुछ फॉलो होता है और फिर वो पहले की तरह आ जाते हैं। तो प्लीज आप जो भी टाइम टेबल बनाएं तो उस टाइम टेबल में आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि मैं इसको रेगुलर वे में रखूं। और अगर रेगुलर वे में रहेगा कम से कम आप एग्जाम तक आप उसको रेगुलरिटी को जरूर फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर रेगुलरिटी नहीं हुई, जैसा कि अक्सर देखा जाता है स्टूडेंट्स एक दिन जो है 10 घंटे पढ़ लेंगे और फिर अगले 3 दिन जो है फिर पढ़ाई नहीं करेंगे, इधर उधर करते रहेंगे, भी थक गया या जो भी हो उनके साथ प्रॉब्लम। तो प्लीज आप इस तरह की गलती से बचें। टाइम टेबल मैंने बताया कि इजी बनाइए, इजी बनाएं और उसको धीरे धीरे टफ बनाइए और इसको इतना ही आप और का बनाएं जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं कम से कम एग्जाम तक। तो इस तरह का अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखिए अब क्या है, आपने जैसे बना लिया कि मुझे MWF में क्या पढ़ना है, TTS में क्या पढ़ना है, तो फिर मैं कहूंगा कि क्या करें कि जो सब्जेक्ट हैं उनके जो भी टॉपिक हैं तो टॉपिक वाइज भी आप बनाइए कि भी इस टॉपिक को मुझे इस टाइम तक खत्म करना है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब आपका कोई गोल नहीं होगा, एक आपको लाइन लिमिटेशन आप नहीं डालेंगे कि मुझे कब तक ये काम करना है, तो देखिए ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन नेचर ये है कि हमें टालने की आदत होती है और जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है वहां तो खूब इस तरह की चीजें होती है कि भाई डिफिकल्ट है तो हम उसको टालते जाते हैं कि भाई आज नहीं, चलो कल करेंगे, कल फिर वो आता नहीं है और पता चलता है आप जो है उस टॉपिक को किए बगैर एग्जाम में पहुंच जाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि मार्क्स कम आ जाते हैं, आप दुखी होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया तो फिर टॉपिक को या फिर चैप्टर वाइज आप बनाइए और आप खुद देखिए कि उसमें जो है कितना टाइम लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बढ़ते हैं तो यकीन मानिए एक फिक्स टाइम पे आप देखेंगे कि आपका सारा लर्निंग का पार्ट पूरा हो जाता है। टाइम टेबल को ड्रॉ करते समय मैं एक और चीज आपको पॉइंट आउट करूंगा, वो ये है कि जब आपने सपोज कि 4 to 6 का टाइम लिया, फिर हमने 6:30 to 8:30 का टाइम लिया, फिर सपोज कीजिए 9 to 11 का टाइम ले लिया, तो यहां पर आपको क्या देखना है कि एक जो है फर्स्ट सीटिंग जो आपकी है उसमें अगर कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट रखते हैं जो आपको लगता है डिफिकल्ट है, तो आपने जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट रखा है तो सेकंड जो आपकी सीटिंग होगी उसमें अगेन डिफिकल्ट सब्जेक्ट ना रखें। डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर आप रखेंगे तो चूंकि आप यहां पर थोड़ा माइंड को प्रेशर दे चुके हैं, अगेन अगर वो प्रेशर आता है तो आप बैठे तो रहेंगे लेकिन लर्निंग होती नहीं है ढंग से जो होनी चाहिए, जिसके लिए आप बैठे कि भाई 2 घंटे में मैं इतना कर लूंगा, तो वो नहीं हो पाता है। तो आप अगर फर्स्ट सीटिंग में मैंने बताया कि अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट रखते हैं तो अगेन जो आपका सेकंड सीटिंग है उसमें आप एक इजी सब्जेक्ट, जिसमें इजी कहने का मतलब वो सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा है, उस सब्जेक्ट को रखिए। फिर जब आपकी थर्ड सीटिंग होगी, जब आप बैठेंगे तो अगेन जो आपको डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट लग रहा है आप इस तरह से रखें। अगर आप इस कॉम्बिनेशन से चलेंगे तो यकीन मानिए ना तो आप रुकेंगे ना तो आप थकेंगे। मतलब यह होगा कि एग्जाम तक आप जो है अपने टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और जब आप फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट वो आपको पता है, यकीन मानिए वो रिजल्ट काफी अच्छा होगा, हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले एक ऑनेस्ट टाइम टेबल बनाएं। देखिए मैंने वर्ड कहा ऑनेस्ट टाइम टेबल, एक ऐसा टाइम टेबल जिसके प्रति आप ईमानदार हों कि मैंने अगर 4 घंटे का बनाया 5 घंटे का बनाया तो चाहे जो भी हो मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा। अगर आप इस कमिटमेंट के साथ करते हैं तो टाइम टेबल फॉलो भी होता है और आपके मार्क्स जो आपको चाहिए वो मार्क्स भी मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो यू मे बी द टॉपर ऑफ योर क्लास। तो आप इसको फॉलो कीजिए और मैक्सिमम मार्क्स लाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।